तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ, खूनी जंग। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अमेरिका से यूरोप जा रही फ्लाइट में महान हस्तियाँ सफ़र कर रही है। सर, सबसे आगे वाली रॉ में नागराज सफ़र कर रहा है। ग्रेट विलियम का खात्मा करने वाला नागराज। यस सर, खत्म कर दो उसे। ओके सर। नागराज को 4 गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत ना करना। विमान में सफ़र कर रहे यात्री स्तब्ध देखते रहे। स्टैन गन के साए में वे नागराज को विमान के इमरजेंसी गेट के पास ले आए। जल्दी यहाँ से बाहर कूद जाओ नागराज। मैंने यहाँ कुछ किया तो गोलीबारी में कई निर्दोषों की जान जा सकती है, इससे अच्छा तो बाहर कूद जाता हूँ। और नागराज आगे बढ़ गया। जय गुरु गोरखनाथ। उसने विमान से छलांग लगा दी। अब नागराज आकाश की अनंत गहराइयों में डूबता जा रहा था। मुझे मानवता की भलाई के लिए जिंदा रहना है, मगर कैसे? नागराज ने ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने होश नहीं खोए थे। एकाएक नागराज की कलाइयों से नागरस्सी निकली और ये नागानंद और नागनाथ कहाँ चले? नागानंद और नागनाथ दोनों नागराज के शरीर में वास करने वाले असंख्य नागों को के प्रमुख हैं। फिर हवा में ही नाग आपस में गुथने लगे और देखते ही देखते नागरस्सी ने पैरासूट का रूप धारण कर लिया। ओह नागानंद, नागनाथ, तुमने नागराज की नहीं, मानवता की रक्षा की है। पैरासूट नागराज के लिए इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऊपर मंडरा रहा था। एक गैम्बलिंग फाइट एरिना के बाहर एक फोटोग्राफर लड़की ने नागराज को अजीबोगरीब पैरासूट के सहारे उतरते देखा तो उसने नागराज की फ़ोटो खींच ली। क्लिक। अरे यह कैसा पैरासूट है? गैम्बलिंग फाइट एरिना, अखाड़ा जिसमें जुआरी 2 पहलवानों पर पैसा लगाते हैं। नागराज उस सुंदर लड़की के पास ही उतरा। क्लिक। सभी नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। नागराज के सामान्य होने पर, हेलो नागराज, मेरा नाम टीना है, मैं वर्ल्ड टुडे की चीफ रिपोर्टर हूँ। हेलो। टीना ने नागराज को उसके नाम से पुकार कर स्तब्ध कर दिया। उनके चारों तरफ भीड़ लग गई थी। मेरे ख्याल में इस भीड़ को देखते हुए हमें अंदर चलना चाहिए, वहीं सब बातें होगी। चलो। प्रेस कार्ड दिखाकर वह नागराज को रिंग के बिल्कुल पास ले आई। अभी यहाँ कैफ़ी और क्रो में गैम्बलिंग फाइट होने वाली है, मैं उसी को कवर करने यहाँ आई हूँ। गैम्बलिंग फाइटर कैफ़ी, इसी से मिलने तो मैं यूरोप से यहाँ आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? नागराज, हमारे न्यूयॉर्क संवाददाता ने विलियम और तुम्हारी जंग की पूरी जानकारी मुझे भेजी थी, जिसमें तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी थे। लेकिन नागराज, तुम इस समय पेरिस में कहाँ से टपक पड़े? टीना, मैं यूरोप से। नागराज ने टीना को विमान में घटी सारी घटना सुना दी। ओह, इस दुनिया में कदम कदम पर तुम्हारे दुश्मन मौजूद है, दोस्त भी तो हैं, और लगता है फाइट भी अब शुरू होने वाली है। कैफ़ी और क्रो रिंग में उतर चुके थे। कैफ़ी कैफ़ी कैफ़ी, लगता है कैफ़ी काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ। हाँ, पेरिस में इससे बड़ा फाइटर कोई नहीं है। फाइट शुरू हो गई। लड़ तो बच्चे की तरह रहा है, देखना जीतेगा वही। 2 राउंड बाद प्रतियोगिता कैफ़ी की जीत पर खत्म हुई। कैफ़ी द विनर। देखो, मैंने कहा था ना, कैफ़ी ही जीतेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा था। कैफ़ी कैफ़ी। दोनों एरिना से बाहर आ गए। मुझे कैफ़ी से मिलना है टीना। 1 घंटे बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। 1 घंटे बाद दोनों कैफ़ी के ड्रेसिंग रूम में थे। हेलो कैफ़ी, मैं नागराज, मुबारक हो। हेलो, थैंक यू। कहो कैसे आना हुआ? मुझे न्यूयॉर्क के डॉन ने भेजा है। मैं डिसिल्वा के पहलवान सोलो से गैम्बलिंग फाइट करना चाहता हूँ। कैफी ने डॉन की चिट्ठी पढ़ी। यह ठीक है नागराज कि तुम्हें महान डॉन ने भेजा है, लेकिन सोलो का मुकाबला यूरोप और अमेरिका में तो क्या पूरे विश्व में नहीं है, और फिर तुम्हारा नाम तो विख्यात पहलवानों में भी नहीं है। तुम पर पैसा कौन लगाएगा? सॉरी नागराज। कैफी, वैसे तो नागराज को किसी को अपनी योग्यता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद एक पहलवान हो। आओ, दो हाथ हो जाए। मुझे मंजूर है, हाथ बढ़ाओ। नागराज ने जैसे ही कैफ़ी का हाथ पकड़ा, कैफ़ी ने उसे अपने ऊपर से उछाल दिया, लेकिन नागराज बड़ी कुशलता से कलाबाजी खाकर जमीन पर खड़ा हो गया। नागराज ने पलक झपकते ही पैंतरा बदलकर एक फ्लाइंग किक कैफ़ी की कमर पर जड़ दी। तड़ाक। आह। कैफ़ी दरवाज़ा तोड़ता हुआ बरामदे में जा गिरा। कैफ़ी उठकर अंदर आया। वाह, मानना पड़ेगा, डॉन ने किसी गलत आदमी को नहीं भेजा। उसने नागराज से हाथ मिलाया। तो तुम सोलो से फाइट अरेंज कर रहे हो? हाँ भाई, पेरिस के सूरवीर कैफ़ी को पछाड़ा है तुमने। अगले दिन नागराज, मेरी बात डिसिल्वा से फ़ोन पर हुई, वह शनिवार को मोंटे कार्लो से सोलो को लेकर यहाँ आएगा और फाइट रविवार को होगी। ओके कैफ़ी, अब रविवार को मिलेंगे एक खूनी जंग के लिए। नागराज कैफ़ी से विदा लेकर टीना से मिलने वर्ल्ड टुडे पहुंचा। 30 फ्रैंक्स मिस्टर नागराज। हैं? नागराज हैरान था कि टैक्सी ड्राइवर उसे कैसे जानता है। टैक्सी का किराया चुकाकर वह अंदर पहुंचा। मुझे चीफ रिपोर्टर मिस टीना से मिलना है। वह आप नागराज है ना? मिस टीना 9th फ्लोर रूम नंबर 9 फ्लोर में बैठी है।
नागराज परेशान सा एक्सप्रेस लिफ्ट पर सवार हुआ। 9th फ्लोर। यस सर। 9th फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुकी। सर कृपया ऑटोग्राफ दे दीजिए। क्या? लिफ्ट से निकलकर वह रूम नंबर 904 के सामने रुका। क्या हो गया है आज? जो मिलता है वही पहचान लेता है। नागराज ने दरवाजा को धकेला। अजीब सी खामोशी है यहाँ। नागराज, नागराज। अंदर एक बड़े हंगामे ने नागराज का स्वागत किया। नागराज, तालियां। हॉल में नागराज के स्वागतार्थ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया था। नागराज, इनसे मिलो, हमारे समाचार पत्र के चीफ एडिटर मिस्टर हावर्ड। हेलो। हेलो। डेली प्लेनेट के सर्कुलेशन मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट्स। हेलो। प्रॉप के चीफ रिपोर्टर मिस्टर कैल्सन। हेलो। हेलो। और जान पहचान के इस लंबे दौर के बाद नागराज प्रेस संवाददाताओं के सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। नागराज, आप यूरोप कैसे पहुंचे? नागराज, आप यूरोप किस लिए आए हो? नागराज, बुलडॉग सांगो और विलियम के बाद अब तुम्हारा निशाना कौन है? आपने एक साथ इतने सवाल पूछ लिए, मैं सबको जवाब बारी बारी से देता हूँ। नागराज ने सर्वप्रथम उन्हें अपने पेरिस में आश्चर्यजनक ढंग से उतरने की घटना सुनाई। मैं यहाँ मानवता और यूरोप वासियों की भलाई के लिए आया हूँ और मेरा पहला निशाना है आगामी इतवार को मोंट कार्लो का मशहूर पहलवान सोलो। क्या यूरोप में आपका कोई और भी लक्ष्य है? नहीं, यह मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरा कार्य प्रणाली अत्यंत गुप्त होती है। नागराज, हम सब आपकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। नागराज कुछ क्षण सोच कर बोला, देखो भाइयों, नागराज की शक्ति कोई सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं यूरोप को अपने बंधुओं को निराश नहीं करूंगा। जो सम्मान और प्यार आप सब ने दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। नागराज की बात समाप्त होते ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तड़ तड़ तड़। नागराज ने ओवरकोट उतारकर अपने हाथ सीधे किए और उनकी कलाइयों से एक साथ कई नाग निकलकर हॉल में बैठे लोगों की तरफ लपके और देखते ही देखते सबके ताली बजाते हाथों से लिपट गए। कुछ तो भय से चीखी उठे, बचाओ नागराज, सांप नहीं, सांप। कृपया इनसे डरिए मत, ये मेरे आदेश पर चलते हैं और केवल गलत लोगों को ही काटते हैं। लीजिए, आप कहते हैं तो मैं इन्हें वापस बुला लेता हूँ। कहने के साथ ही नागराज ने इशारा किया और सारे नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। सांपों के वापस जाने पर लोगों की जान में जान आई। ओह, जान बची। मुझे तो सांप के नाम से ही डर लगता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। नागराज, कुछ और दिखाओ ना। नागराज की कलाई से फिर नाग रस्सी छूटी और छत पर लगे फानुस पर लिपट गई। नागराज ने शरीर को झटका दिया और हॉल में बैठे लोगों के ऊपर से गुजरता हुआ वाह, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, सामने की दीवार पर चिपक गया। फिर उसने नाग रस्सी वापस खींच ली, छू मंतर, और दीवार पर रेंगने लगा। फिर छत से होता हुआ वह वापस स्टेज पर उतर गया। तड़ तड़ तड़। नागराज, आप ये सब कर्तव्य कैसे करते हो? यह मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, वास्तविकता है। जिस प्रकार आप जमीन पर चलते हैं उसी प्रकार मैं दीवारों पर या छत पर रेंगता हूँ। फिर वह कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। सबके जाने के बाद नागराज टीना से बोला, टीना, मुझे एक बात नहीं समझ आती। आज पेरिस में जिससे भी मिला वह मुझे पहले से ही जानता था और अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका जवाब तुम्हें आज का अखबार देगा। अखबार पढ़कर नागराज को समझते देने लगी कि क्यों लोग उसे पहचान रहे थे और तुम्हारा मुझसे यहाँ मिलने का वादा था ही, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ओह, अब समझ में आ गया। ओह नागराज, तुम नहीं जानते पेरिस में तुम्हारा कितना क्रेज है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद हमारे ऑफिस में सुबह से हज़ारों फ़ोन आ चुके हैं और कल के अखबारों को देखना तहलका ही मचा देगा। टीना, परसों की फाइट में तुम जरूर आना। ओह नागराज, तुमने यह कहकर मुझे बहुत खुशी दी है। कुछ देर बाद चलो नागराज, अब घर चलें। चलो। रविवार की शाम बहुत गर्म थी। मौसम के कारण नहीं, नागराज और सोलो के बीच होने जा रही खूनी जंग के कारण आज होने वाली फाइट के टिकट सुबह काउंटर खुलते ही हाथों हाथ बिक गए थे। एरिना लोगों से ठसाठस भर चुका था। वहां उपस्थित भीड़ अपने हीरो सोलो के इंतजार में नारे लगा रही थी। वही यदा कदा नागराज का नाम भी दो चार लोगों की जुबान पर था। नागराज, नागराज, सोलो, सोलो, सोलो। कुछ क्षणों उपरांत नागराज एरिना में प्रविष्ट हुआ। टीना ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। बेस्ट ऑफ लक नागराज। थैंक यू टीना। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों के शोर से हिल गया जब सोलो भारी सुरक्षा में एरिना में प्रविष्ट हुआ। सोलो, सोलो, सोलो रिंग में प्रविष्ट हुआ। दोनों ने अपने ओवरकोट उतार दिए। पहले राउंड का घंटा बजते ही नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने डट गए। इसे तो 2 मिनट में धूल चटा दूंगा, पता नहीं किस स्टाइल से लड़ता है यह। कुछ क्षण नागराज को आंक कर सोलो भयानक गति से आगे बढ़ा। एक टक्कर ही काफ़ी होगी। इससे पहले कि सोलो नागराज से टकराता, नागराज फुर्ती से एक तरफ हट गया।
वार खाली जाता देख सोलो संभल कर खड़ा हो गया। वह फुर्ती है इसमें, दाव पेच से काम लेना चाहिए। सोलो ने एक भयानक छलांग भरी और अब नागराज नहीं बच पाया। तड़ाक! सोलो की मजबूत पैरों की टक्कर उसकी छाती पर लगी। फलस्वरूप वह दूर जाकर गिरा। सोलो ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने झपट कर उसे उठाया और सिर से ऊपर उठाकर उछाल दिया। नागराज रेफरी से टकराया और उसे लेता हुआ जमीन पर गिरा। धड़ाम! आह! सारा माहौल सोलो सोलो के नारों से गूंज उठा। सोलो सोलो! रिंग के बाहर खड़ा कैफी नागराज को पीटता देख परेशान था। इस तरह पीटता रहा तो यह मुझे मरवा देगा। हाय मेरा 10 लाख रुपया! इस बीच नागराज खड़ा हो चुका था। सोलो एक बार फिर उछला और नागराज को एक बार फिर सोलो की शक्तिशाली किक का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने फिर तालियां बजाकर सोलो की सफलता का स्वागत किया। प्रलयंकाली किक के तूफान से उबरते नागराज को सोलो ने बालों से पकड़कर उठाया और ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा। बेदम नागराज की फरियाद समय के साथ सुनी गई। स्टॉप! घंटे की आवाज़ के साथ पहला राउंड समाप्त हुआ। कैफी झपट कर नागराज के पास पहुंचा। मरवा दिया तूने मुझे, लग गया मुझे चूना 10 लाख का। अगला राउंड तू नहीं जीत सकता, वह चाकूबाजी में माहिर है। कैफी की बकवास नागराज चुपचाप सुनता रहा। तभी टीना उसके पास पहुंची। नागराज, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसको अपने नागों से डसवा दो। टीना, नागराज कभी अनैतिक लड़ाई नहीं लड़ता। कुछ क्षण उपरांत दूसरे राउंड की शुरुआत का घंटा बजा। नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। यह लड़ाई तुम्हें इन चाकुओं से लड़नी है। नागराज कभी हथियारों से नहीं लड़ता। तुम इन्हें अपने पास ही रखो। रेफरी के इशारा करते ही सोलो ने पैर हवा में घुमाया, लेकिन नागराज ने उसका वह वार अपने हाथ पर रोका और एक सीधी किक उसके पेट में जड़ दी। आह! सोलो दर्द से बेहोश हो गया। अगले ही क्षण सोलो दर्द से दोहरा हो गया। अगले ही क्षण नागराज की लात दोबारा घूमी। फलस्वरूप सोलो पलटकर जमीन पर गिरा। नागराज उसकी छाती पर सवार हो गया और सोलो के मुंह पर बेतहाशा घूंसे बरसाने लगा। नागराज के खेमे में हलचल मची। बेवकूफ़ ने चाकू भी तो छोड़ दिया, वरना अभी खेल खत्म हो जाता। आज किस्मत ही खराब है। नागराज, नागराज, नागराज! इस बीच सोलो ने अपनी टांग पीछे से निकालकर नागराज की छाती पर टिका दिया और नागराज को पीछे धकेल दिया। दोनों फुर्ती के साथ खड़े हुए। पहल की सोलो ने और चाकू नागराज के पेट में घोंप दिया। जैसे वक्त ठहर गया, दर्शकों में सन्नाटा छा गया। लेकिन जब चाकू बाहर आया, सब भौचक्के रह गए। न तो वहाँ घाव था और न ही खून। ओह, इसका चाकू तो जड़ से भूजा है। यह तो धोखेबाजी है। हाय! और धोखेबाजों को सबक सिखाना नागराज को खूब आता है। नागराज ने अपना दूसरा हाथ प्रचंड वेग से घुमाया तो सोलो के पांव तक जमीन से उखड़ गए और 2 दांत भी पेट में पहुंच गए। नागराज ने हैरान और आहत सोलो को बाल पकड़कर उठाया और एक ही घुसे में उसे रिंग के फैक्सिंग पर पलट दिया। नागराज, नागराज! नागराज ने उसके दोनों पांव पकड़कर उसे अंदर खींचा और उसके शरीर को तेजी से चारों तरफ घुमाने लगा। फिर उसके शरीर को दर्शकों की तरफ उछाल दिया। सोलो बहुत से दर्शकों को अपने साथ ले डूबा। आह! विजय श्री नागराज को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। नागराज, नागराज! और नाचने लगे। बाद में डिसिल्वा नागराज से मिलने पहुंचा। मुझे मालूम था मिस्टर डिसिल्वा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। मुझे तुमसे बातें करनी है। मैं तुमसे सौदा करने आया हूं। बोलो, तुम मेरे लिए लड़ोगे? तुम्हें मोटा वेतन मिलेगा। मैं किसी की नौकरी नहीं करता मिस्टर डिसिल्वा, लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फाइट लड़ सकता हूँ। कोई पैसा भी नहीं लूँगा। शर्त एक ही होगी। वह क्या? सीमेन। तुम सीमेन के पार्टनर रह चुके हो। मुझे उसके अड्डे पर ले चलना होगा। तुम उसे जानते हो? नागराज के मुंह से सीमेन का नाम सुनकर वह हैरान रह गया। बहुत अच्छी तरह। यूरोप का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। वो पूरे मोंटे कार्लो पर राज करता है और भी बहुत कुछ। नहीं, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हें उसकी असली ताकत का अंदाज़ा नहीं है नागराज। तो ठीक है, मोंटे कार्लो में अब तुम्हारा नहीं कैफ़ी का धंधा चलेगा और इसके साथ ही सारी दुनिया को यह भी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे पहलवान जहरीले चाकू इस्तेमाल करते हैं। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? नागराज पर वैसे घटिया जहर असर नहीं डालते डिसिल्वा। बहुत देर सोचने के बाद डिसिल्वा बोला, ठीक है नागराज, मैं तुम्हें उसके अड्डे तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं खुद सामने नहीं आऊँगा। ठीक है। रात को नागराज जब टीना से मिला, टीना, मैं कल सुबह ही डिसिल्वा के साथ मोंटे कार्लो जा रहा हूँ। वहाँ रहोगे कहाँ? होटल लावेला में बुकिंग हुई है, रूम नंबर 313। अपना ख्याल रखना नागराज। अगले दिन नागराज ने टीना से विदा ली। बाय नागराज, बाय टीना। और डिसिल्वा के साथ मोंटे कार्लो के लिए विमान पर सवार हो गया। लीजिए सर, आपके लिए दूध। धन्यवाद। शीघ्र ही विमान मोंटे कार्लो के एयरपोर्ट पर उतरा।
नागराज और डिसिल्वा होटल जाने के लिए एक टैक्सी पर सवार हो गए। नागराज, आगे जो कार जा रही है यहाँ के एक मिनिस्टर की है। अभी डिसिल्वा ने अपने शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि आगे वाला काफिला एक भयानक विस्फोट में उड़ गया। भड़ाम! नागराज, यह बम विस्फोट बारूदी सुरंग का था और निश्चित ही सीमेंट का कराया हुआ था। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और मोड़कर दूसरी सड़क पर डाल दी। हाँ, मुझे पता लगा है कि वह बारूदी सुरंग का विशेषज्ञ है और आतंकवादियों को इसकी ट्रेनिंग देता है। कुछ ही देर बाद टैक्सी होटल लॉबेला के बाहर रुकी। तुम तो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ नागराज, तुम अंदर चलो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ठीक है। नागराज से विदा लेकर डिसिल्वा एक और बढ़ गया। मोंटे कार्लो की भीड़ भरी सड़कों को रोनता हुआ मोंटे कार्लो का तूफान हंटर अपनी 6 सिलेंडर मोटरसाइकिल पर उड़ा चला जा रहा था। आह भागो, हंटर आ गया। बचो, हंटर आ रहा है। हंटर, हंटर! उसकी मोटरसाइकिल के हॉर्न की विशेष आवाज़ से गाड़ियों उसे यूं रास्ता दे रही थी। तूफान की तेज़ी से जब वह रेड ब्रिज की तरफ बढ़ रहा था, अचानक हंटर ने ब्रेक लगाई, किंतु बाइक कारों से टकराई गई। हंटर मोटरसाइकिल से उतरकर कार के पास पहुंचा। उसने कार को ड्राइवर समेत उठाया, बचाओ बचाओ, और पुल से नीचे उछाल दिया। दूसरी कार भी इसी प्रकार नदी में समा गई। मच्छर हंटर के रास्ते में कहाँ से आ जाते हैं। तत्पश्चात हंटर ने मोटरसाइकिल उठाई और सवार होकर आगे बढ़ चला। इधर होटल लाबेला में नागराज कॉफ़ी शॉप में बैठा दूध पी रहा था। तभी बुरे वक्त ने होटल को आ घेरा और हंटर होटल के शीशे तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। बता, नागराज कहाँ है? नागराज वहाँ। हंटर ने रिसेप्शनिस्ट को उठाया, ओह, और कॉफ़ी शॉप के शीशे के दरवाजे पर दे मारा। छनाक! और तेजी से अंदर आ गया। नागराज, तेरी मौत आ गई है, खड़ा हो जा। किसी को खड़ा न होते देख हंटर क्रोधवश चिंगाड़ा। मैं पूछता हूँ, कौन है नागराज? जल्दी सामने आ जाए, वरना सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सबको चुप देख वह आगे बढ़ा। बोल बे, क्या तू है नागराज? नहीं। क्यों बे, तुम में से कोई? आह! और दोनों ही स्वर्ग सिधार गए। इससे पहले कि हंटर चौथे व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ा था, ठहरो, एक नाग उसके हाथ पर से लिपट गया। वह नागराज की तरफ घुमा। जिसकी तुम्हें तलाश है वह मैं हूँ, नागराज। इस बीच नाग हंटर को छोड़कर नागराज की कलाई में पहुंच चुका था। इसके साथ ही नागराज ने छलांग लगाई। अगले ही पल नागराज ने संभल कर हंटर पर अपने ताकतवर घुसे बरसाने शुरू कर दिए। हाय, इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा, हा हा हा। किंतु नागराज के प्रहारों का उसके फौलादी बख्तरबंद पर कोई असर न पड़ा। आह, मेरा हाथ! तभी हंटर का हाथ घुमा, आह, और नागराज के पैर धरती से उखड़ गए। वह एक और शीशा तोड़ता हुआ छनाक रिसेप्शन काउंटर के पास गिरा। हंटर ने एक बड़ी टेबल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह उससे नागराज को कोई चोट पहुंचाता, नागरसी ने टेबल समेत हंटर को जकड़ लिया। हंटर ने अपनी शक्ति का हल्का सा प्रदर्शन किया, जिसके कारण नागों की पकड़ एक दूसरे के शरीर से छूटने लगी और अगले ही क्षण वह नागराज के अविजित नागों की पकड़ से आज़ाद था। ओह, मेरे नाग असफल रहे। इसके साथ ही पत्थर की भारी मेज उसने नागराज की तरफ उछाल दी। नागराज एक तरफ हटकर उससे बचा। उसने पास रखा टीवी उठाया और उछलकर पास आते हंटर के सिर पर दे मारा। और जब हंटर ने टीवी सिर से निकाला, कहाँ गया कायर? नागराज वहाँ कहीं ना था। क्या नागराज हंटर से डरकर भाग गया? सीमेन कौन था? क्या नागराज और सीमेन का टकराव हो सका? नागराज को हवाई जहाज से मौत के मुंह में गिराने वाला कौन था? नागराज एवं उसके नागों के हर पृष्ठ पर मनोरंजन करने वाला कारनामों के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करिए। प्रलयंकारी नागराज। समाप्त।